Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education. To the daily Hindi news and editorial analysis of 29 जनवरी 2026। आज डे है थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज हमारे आर्टिकल में सबसे पहला आर्टिकल देखना है एडिटोरियल सेक्शन का। एडिटोरियल सेक्शन में हमारा राइटर साहब है शशि थरूर जो कि पार्लियामेंट्रियन है, ठीक है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक मेंस के लेवल से जो सोसाइटी वाली सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उस वाले सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेंस के लिए इसमें तो प्रीलिम्स के लिए कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस मेंस के लिए है। तो हम आर्टिकल में पहले आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है कि शशि थरूर जी हमारे राइटर साहब कहते हैं कि इंडिया में जो है ना, इंडिया द ब्यूटीफुल बट फर्स्ट इंडिया टू द फंक्शन। बट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंडिया बहुत ही अच्छा कंट्री है, ब्यूटीफुल है, बट फर्स्ट इंडिया द फंक्शनल, मतलब ये प्रदर्शन करने में कमज़ोर है। भारत का जो पर्यटन है, टूरिज्म सेक्टर भारत का बहुत ही विशालता है, क्योंकि भारत आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ा देश है भारत। और यहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी या विविधता देखने को मिलती है, जो कि भारत में काफ़ी सारे अनेकता अनेकता में एकता देखने को मिलती है। तो इस तरह का टूरिज़्म सेक्टर होने के बाद भी तो भारत अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है। और यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाएं कि एक जैसे कंट्री होता है सिंगापुर, कितना छोटा कंट्री भारत से। फिर थाईलैंड कितना छोटा कंट्री है। तो ये सब कंट्री टक्कर देता है भारत का। नॉर्वे, आपका स्विट्ज़रलैंड, ये सब कंट्री कैसा है। तो इस तरह के कंट्री को टक्कर भारत से कहीं ज़्यादा गुना ऊपर दे रहा है, क्योंकि वहाँ का टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छा है। और अच्छा होने का कारण क्या है, उसमें दो तीन समस्याएं गिनाए हुए हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से उन सब देशों का टूरिज्म सेक्टर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ग्रो करता है। और उसका प्रदर्शनी जो कि उसको दिखावा है, वो भी काफ़ी फंक्शनल रूप से सुचारू ढंग से काम करता है। तो लेखक का यहाँ मूल विचार है कि भारत की जो पर्यटन क्षमता है ना, वो काफ़ी बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, बहुत है। लेकिन जो प्रदर्शन करने की इसकी शक्ति है वो कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुनियादी मतलब बेसिक फंडामेंटल कार्य क्षमता की वजह से सुंदरता और ब्रांडिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मतलब यहाँ कहा गया है कि बुनियादी कार्य क्षमता जो उसका बेसिक फंडामेंटल होता है उसको पहले ठीक ढंग से ठीक नहीं किया जा रहा है। उसके बजाय यहाँ पे सुंदरता और उसका काफ़ी हद ब्रांडिंग लगा दिया जाता है, होर्डिंग लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी अलग से ये ध्यान देता है, लेकिन ये बुनियादी जो कि फंडामेंटल इसको ठीक करना चाहिए पहले। जैसे कि सुरक्षा, फिर आपका सेफ्टी का ध्यान, फिर आपका ट्रैफिक। तो ये सब चीज़ें जो फिर क्लीन, स्वच्छता, सुरक्षा, फिर आपका ट्रैफिक, ये सारी चीज़ों जो बुनियादी रूप से है। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने की, तवज्जो देने के बजाय यहाँ पे सुंदरता को प्रमोट किया जाता है। ब्रांड बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया जाता है और इस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये आर्टिकल का सबसे पहला रीज़न हो गया, ठीक है। और पर्यटन देखो, आगे हम बढ़ते हैं। पर्यटन के लिए केवल संस्कृति पर निर्भर है नहीं करती, बल्कि निम्नलिखित चीज़ों पर निर्भर करती है। देखो वही चीज़ है कि पर्यटन जो है, टूरिज्म, वो केवल संस्कृति पर निर्भर नहीं करते कि उस देश का संस्कृति कैसा, उस देश का कल्चर कैसा है। उस देश में काफ़ी अधिक डाइवर्सिटी है, वहाँ पे काफ़ी अधिक विविधता है। तो उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि निर्भर कुछ चीज़ों पे करता है। वो चीज़ें मैंने नीचे लिख के रखा है, देखो क्या क्या चीज़ों पर निर्भर करता है पर्यटन। देखो सबसे पहले सेफ्टी पे, बहुत सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, यातायात की सहजता, ट्रैफिक एकदम क्लियर होना चाहिए। पेशेवर व्यवहार मतलब होटल अगर लेता है कोई और रास्ते चलते भी कोई मिलता है तो उसके साथ अभद्र तरीके से, गंदी नज़र से ना देखे, अभद्र तरीके से पेश ना आए, कुछ अपशब्द ना बोले उसको। जैसे फॉरेन टूरिज्म जैसा आएगा, विदेशी पर्यटक जो आएंगे तो उन सब चीज़ों के लिए। और स्वागतपूर्ण रवैया, किसी होटल में गए तो उसको एक सुचारू ढंग से स्वागत करके उसको अंदर लाना चाहिए। और स्वच्छता जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्लीनेस। भारत जैसे बड़े देश में काफ़ी सारे कचरे फैले हुए हैं। फिर हमारे वातावरण जैसे देखते हैं, दिल्ली जैसे शहर की AQI लेवल, ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल ये बहुत ही अपने नॉर्मल रेंज से बाहर है, इंडेंजर्ड स्थिति में है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देख के ही कहा गया है कि पर्यटन के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ना कि कोई संस्कृति, ना कि कोई होर्डिंग, और ना ही कोई फैन ब्रांडिंग, ठीक है, ये सब। तो समस्या गिनाएं कि समस्या नंबर 1 है कि सुरक्षा संबंधी चिंताएं, खासकर महिला पर्यटकों के लिए। जो विदेशी पर्यटक आते हैं ना, महिला पर्यटक, उनके लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ती है, ये एक समस्या है।
दूसरा समस्या क्या बताएं, ठगी व उत्पीड़न, कि कोई दुकानदार के पास गया, उसका ठगी हो गया, या तो उसको एक अलग तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं विदेशी गोरा ये कह के, उसको एक मतलब ह्यूमिलिएट करना, ठीक है, परेशान करना। तीसरा स्वच्छता की समस्याएं। चौथा नौकरशाही लालफीताशाही। पाँचवा नकारात्मक वैश्विक मीडिया कवरेज। तो ये सब चीज़ें जो हो जाता तो नकारात्मक निगेटिव कवरेज मिलता है ग्लोबल मीडिया पे, तो इन सब चीज़ों के लिए टूरिज्म सेक्टर डिफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो यही सब, ये पहला कारण बताया गया। अब इसका दूसरा भी कारण बताया गया। अभी हम दूसरा कारण देखते हैं। देखो हमारा सेकंड समस्या यहाँ पे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक समस्या है, अवसंरचना की समस्या। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें जैसे पॉइंट में मैंने कहा अंतिम मील की कनेक्टिविटी कमज़ोर, जो कि लास्ट मील तक होता है टूरिज्म का, उस वहाँ तक कनेक्टिविटी ठीक से नहीं, मतलब रोड का बात कर रहा है यहाँ पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। पर्यटन स्थलों के पास खराब सड़कें, देखो खराब सड़कें, साफ सार्वजनिक शौचालय की कमी, जो पब्लिक टॉयलेट होता है उसमें सफाई नहीं रहती है, खराब संकेत साइनिंग और अस्थिर इंटरनेट, ये सब सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले समस्या में बताया गया। एंड थर्ड बताया गया व्यवहारिक, जो पर्सनल समस्याएं होती है, मतलब अत्यधिक भीड़ होना, जैसे भारत जैसे विशालकाय देश में, जो कि वर्ल्ड नंबर पे पॉपुलेशन में इंडिया आता है, तो यहाँ तो अत्यधिक भीड़ हो गई, तो अत्यधिक भीड़ होना। भीड़ मैनेजमेंट की कमी, चलो भीड़ है तो उसको मैनेजमेंट की कमी हो रहा है, तो शोर व अव्यवस्था हो रहा है। फिर आपका एक दलाल हो जाता है ठगी करने के लिए, हम आपको यहाँ पे होटल दिला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। गाड़ी में ठगी, तो भिखारी भी बैठे रहेंगे, ठग, ये सब। फिर यौन उत्पीड़न होता है, फिर खराब सेवा संस्कृति, तो ये तीसरा बताया गया, ठीक है। तो कुल मिला के एडिटोरियल का हमारा पेज होता है समाप्त। और अब हम दूसरा आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, बट दूसरा आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक मोस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लेक्चर पे नए हैं तो कृपया लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम आगे बढ़ते हैं सेकंड आर्टिकल की ओर। तो हमारा सेकंड आर्टिकल है, देखो चाइना फेवर ब्राज़ीलियन सोयाबीन इम्पोर्ट्स, मतलब क्या कह रहा है, चाइना जो है ना वो ब्राज़ीलियन सोयाबीन को इम्पोर्ट कर रहा है। वो इस समय पर जब अमेरिका और चाइना का स्थिति ठीक हो रहा है, फिर भी ठीक है, अमेरिका और चाइना का स्थिति ठीक हो रहा है, फिर भी ब्राज़ील का सोयाबीन वो इम्पोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना जो है ना वर्ल्ड पे फर्स्ट नंबर पे आता है कि हाँ सोयाबीन को इम्पोर्ट करने वाला, मतलब अपने देश में मंगाने वाला, आयात करने वाला। तो ये लेख क्या बताता है हमें, ये लेख बताता है कि 2026 की शुरुआत में चीन अमेरिका की तुलना में ब्राज़ील से अधिक सोयाबीन आयात करेगा। देखो पहले चाइना क्या करता था कि अमेरिका से सोयाबीन को इंपोर्ट करता था, लेकिन 2026 का जैसे शुरुआत होता है तो वहाँ चीन क्या कर रहा है, अब अमेरिका की बजाय ब्राज़ील से ज़्यादा सोयाबीन आयात करेगा। क्यों? और वो इस समय में जब चीन और अमेरिका के राजनीतिक संबंधों में सुधार हो रहा है, फिर भी अब क्यों, क्योंकि यहाँ बात है कि प्राइस का कि सस्ता कहाँ से पड़ रहा है भाई, जहाँ से सस्ता पड़े, जैसे इंडिया और अमेरिका में हुआ था रसिया को लेके, ऑयल को लेके, पेट्रोलियम को लेके, कि पेट्रोलियम हम रसिया से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे। क्यों? क्योंकि रसिया सस्ता तेल देता है, अमेरिका महंगा होता है। तो देन वही केस यहाँ पे भी है, चाइना के केस में लागू होता है कि ब्राज़ील जो सोयाबीन उत्पन्न करता है, ब्राज़ील जो सोयाबीन उगाता है, ब्राज़ील का जो सोयाबीन होता है वो अमेरिका के सोयाबीन से काफ़ी सस्ता होता है। इसलिए चीन जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ग्लोबल पे, वर्ल्ड लेवल पे सोयाबीन को, वो ब्राज़ील से मंगाना प्रेफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम दाम में मिलता है। ओके, देखो इसका मुख्य कारण क्या है, ब्राज़ील का सस्ता सोयाबीन, कम आयात शुल्क कम लगेगा, आयात शुल्क जो इम्पोर्ट टैक्स है वो कम लगेगा। फिर दक्षिण अमेरिका में रिकॉर्ड फसल होता है, ये चीनी दक्षिण अमेरिका, जिसमें कि ब्राज़ील आता है, उसी में दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट हुआ ना, महाद्वीप, उसी पे ब्राज़ील कंट्री है सबसे बड़ा दक्षिण अफ्रीका का कंट्री। तो वहाँ का सबसे रिकॉर्ड फसल यही है सोयाबीन। तो चीनी निजी कंपनियों के लिए बेहतर मुनाफा, चीन का जो निजी प्राइवेट कंपनियाँ है उसके लिए बेहतर मुनाफा, क्योंकि भाई जो जहाँ सस्ता देगा वहाँ पे मुनाफा ही होगा। देन देखो चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक देश है, फर्स्ट नंबर पे आता है ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे कि चीन सोयाबीन का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है अपने देश में। अब क्यों करता है उसका भी एक अलग कहानी है।
ब्राज़ील सबसे बड़ा सोयाबीन निर्यातक देश है। ब्राज़ील पर 3%, अमेरिका पर 13%। देखो, ब्राज़ील पर जो सोयाबीन होता है वहाँ 3% और अमेरिका पर 13% टैरिफ लगता है। 3% टैरिफ और 13% टैरिफ, कहीं 10% ये ज़्यादा ले रहा है ना अमेरिका से लग रहा है, तो इसलिए ये ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, इसलिए यहाँ से मंगाना प्रेफर नहीं कर रहा है, यहाँ से मंगाना प्रेफर कर रहा है ब्राज़ील से। तो चीन की निजी कंपनियां ब्राज़ील सोयाबीन को पसंद करते हैं क्योंकि सस्ता है। तो कुल मिला के बात यहाँ पे एक ही कहा जाता है, सस्ता की वजह से। और अमेरिका सोयाबीन महंगा पड़ता है, अमेरिकी सोयाबीन जो है महंगा पड़ता है, तो ये कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए इसको अब कम कर रहा है इम्पोर्ट अब ब्राज़ील से ज़्यादा कर रहा है क्योंकि 10% वहाँ सस्ता पड़ रहा है हमको। सोयाबीन का दोहरा महत्व। सोयाबीन देखो कैसा फसल है, उसके बारे में थोड़ा सोयाबीन के बारे में आप देखते हैं। सोयाबीन देखो कैसा है, खाद्य फसल है, जैसे कि खाने योग्य में सब्जी के काम में आ जाता है, फिर सोयाबीन का तेल बन जाता है और प्रोटीन युक्त भोजन बन जाता है। तो 2 काम हो गया ना, एक तेल हो गया, एक भोजन हो गया जो सब्जी में डलता है। और सोयाबीन कैसा फसल है, अब सोयाबीन का क्रॉपिंग हम देखते हैं जरा सा, मौसम ऋतु ये सारी चीज़। तो सोयाबीन कैसा फसल है, खरीफ फसल है, जो कि कब होता है खरीफ फसल, जून से जुलाई में बुआई होता है इसका। और सोयाबीन कैसा फसल, तिलहन है, जैसे कि ये अभी बताया गया कि सोयाबीन दोहरा महत्व सोयाबीन का कैसा, जो कि खाद्य तेल भी होता है, सोयाबीन ऑयल भी होता है और खाने युक्त भोजन भी होता है। तो सब्जी भी होता है, सब्जी फसल भी है और तिलहन फसल भी है, तो सोयाबीन का डबल रोल हो गया। और इसलिए क्या कहते हैं, चाइना इसे मंगाता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है। अब आप कहोगे कि चाइना इंपोर्ट करता है, चाइना का भी पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे आता है, मतलब आबादी। भारत इंपोर्ट क्यों नहीं करता है, भारत का तो वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो भारत में क्या असल में कि भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ सोयाबीन होता है, ठीक है। और वो सोयाबीन जो होता है वो अपने घरेलू यूज में ही आके ख़त्म हो जाता है, उसको बाहर इंपोर्ट कर बाहर एक्सपोर्ट क्यों करेगा, जब हमारे घर में ही पूरा खपत है तो उसको बाहर हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे। जो ये भारत का केस होता है, अभी हम आज को आगे भी देखेंगे। तो खरीफ फसल बात कर ले तो सोयाबीन का, सोयाबीन खरीफ फसल है, उसकी बुआई कब होती है, जून से जुलाई में, और कटाई सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। इसमें वर्षा मिनिमम कितना था, मिनिमम 600 से 650 मिलीमीटर का वर्षा चलता है इसमें। और वर्षा मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है ना, अधिक पानी अगर पड़ गया इसमें तो फसल को नुकसान होता है। और सोयाबीन का जो फसल होता है, जो इसमें खेतों में लगाए जाते हैं, तो उसमें पानी निकासी के लिए एक स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है कि पानी निकले। अगर खेतों में पानी फंस गया तो सोयाबीन हमारा ख़राब हो सकता है। तो ये वर्षा का हो गया हमारा, कितना चाहिए, 600 से 650। ये सोयाबीन कैसा फसल है, खरीफ फसल है, यहाँ तक याद हो गया। आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा सोयाबीन के बारे में। और हम आगे बात करते हैं इसका। देखो, तापमान जो इसका है, टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब ये कम गर्म जलवायु वाली फसल है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसका फसल है। तो भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश जैसे कर्क रेखा के साइड पे आते हैं, तो वो भारत में काम कर गया कि गर्म जलवायु है वहाँ पे, इसलिए सोयाबीन मिलता है। और फिर हमारा ब्राज़ील हो गया जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो और दोमट मिट्टी होता है, दोमट मिट्टी मतलब इसमें कहा जाता है बालू प्लस मिट्टी दोनों मिला हुआ रहता है, दोमट मिट्टी कहा जाता है, जो कि पानी के लिए अच्छा होता है सोयाबीन के लिए। अच्छी जल निकासी, अभी अच्छा एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, जो ज़्यादा से जल भराव को पसंद नहीं करता सोयाबीन। ये ज़्यादा जल भराव हो जाएगा तो सोयाबीन को क्या करेगा, ख़राब कर देगा। इसका जोग्राफिकल अप्रोच हम देखते हैं। इसका जोग्राफिकल अप्रोच है कि उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र में ये पसंद होता है, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्र में उगती है सोयाबीन। इंडियन सोयाबीन, अब इंडियन सोयाबीन के बारे में करते हैं कि भारत में जो सोयाबीन प्रोड्यूस उत्पाद है ये कैसा है, ये कितने रैंक पर। देखो, भारत के केस में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हमारा फर्स्ट स्टेट बन जाता है सोयाबीन को ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला। तो इसको सोयाबीन कटोरा भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। जैसे चावल का कटोरा, धान का कटोरा किसे कहते हैं, बंगाल को, बंगाल में ज़्यादा धान होता है तो दोस्तों धान का कटोरा कहते हैं। और मध्य प्रदेश में ज़्यादा सोयाबीन होता है इसलिए सोयाबीन का कटोरा। ओके, आपको कमेंट में बताना हम चीनी का कटोरा किसे कहते हैं वो बताना, ठीक है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारा राजस्थान आ जाता है, फोर्थ नंबर पे हमारा कर्नाटक, और 5 नंबर पे गुजरात। और वर्ल्ड वाइड में बात करें हम, विदेशी लेवल पे पूरा वर्ल्ड में बात करें कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन कौन उगाता है, प्रोड्यूस करता है, तो हमारा फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील, जिससे कि अभी चाइना इंपोर्ट करेगा। और सेकंड पे आ जाता है अमेरिका, जो कि ये ज़्यादा महंगा है ब्राज़ील की तुलना में, इसलिए चाइना ब्राज़ील को प्रीफर करा अमेरिका को छोड़ के।
एंड थर्ड नंबर पे हमारा अर्जेंटीना आ जाता है। देन यही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है अर्जेंटीना। और 4 नंबर पे चाइना आता है और 5 नंबर पे इंडिया। और इंडिया जो इसमें आता है तो इंडिया क्या करता है, ये प्रमुख निर्यातक नहीं है, घरेलू खपत में ही इसका ये निर्यात करता ही नहीं है सोयाबीन का, ये एक्सपोर्ट सोयाबीन का नहीं करता है। जितना सोयाबीन हो जाता है मध्य प्रदेश में, हमारे भारत के एक स्टेट जो है मध्य प्रदेश, वो घरेलू खपत में ही सब सारा कुछ ख़त्म हो जाते हैं। ओके, ये हम देख लिए। आई होप कि सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लेक्चर पे नए हैं तो कृपया लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही सब्सक्राइब आपका मेरा मोटिवेशन बनता है। देन थैंक यू। ओके गाइस, और मिलते हैं अगले सुबह। देन बाय, हैव अ नाइस डे एंड सी यू। जय हिंद।